ये देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारे एक भाई ने ट्विटर दिखा भी दिया है। योगी जी ने कहा था, अपने दर्शकों को दिखा दें हम। बिल्कुल दिखा दीजिए। देखिए, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है 23 दिसंबर 2021 का। इसमें हम लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। जब वोट लेना होता है तब इनको पिछड़ा दलित, यहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को पिछड़ा कहने से भी थोड़ा सा गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद महज हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। हमारे सपने थे, सोचे थे, लिस्ट में नाम आ गया, नौकरी मिल जाएगी, अब माँ बाप का जीवन भी सुधर जाएगा। दिन रात खेत में काम करते हैं मजदूरों की तरह, उनका भी भविष्य बन जाएगा। उनके बाबू कल्याण सिंह जी कहे थे कि जो आपका हक अधिकार आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के वापस ले लीजिएगा। लेकिन शर्म की बात है, आज उन्हीं के पोते हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के हाथ में हमारे नियुक्ति पत्र है। 607 दिन हमको यहाँ बैठे हुए माननीय शिक्षा मंत्री, आज तक हमारी नियुक्ति हवा में ना ये लिस्ट आई, ना ही ये गलती मानी गई। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों का मनबड़ाई कहिए कुछ भी कहिए, इसको आज तक हम लोगों के समझ में नहीं आया। सरकार, मंत्री, विभाग सभी लोग ये कहते हैं हम आपके साथ में हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे कुछ और होता है, दिखावे के लिए कुछ और होता है, कहने के लिए। क्या बताओ, इस सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, ना घर का। यहाँ पड़े हैं इतने दिनों से, कोई सुनने नहीं आता। मिलने जाते हैं इनसे, हम मिलने को तैयार नहीं होता कोई नेता मंत्री। हमारे वर्ग के नेता मंत्री हैं, जब चुनाव आता है तो वोट लेने जाते हैं घर घर। तो बैठे हैं, यही सोच रहे हैं कि आज़ी मिन्नत इल्तजा, क्या क्या करें हम, मर जाएं हम। 605 दिन हो गए सर, बताइए क्या क्या करें हम। दिल्ली में किसान आंदोलन लगभग 1 साल तक चला और आखिर में सरकार किसानों की मांग के आगे झुकी। तमाम काले कानून जो हैं वापस लिए गए। लेकिन लखनऊ में भी एक आंदोलन पिछले 605 दिन से चल रहा है। आंदोलन तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आंदोलन करने वालों आंदोलनकारियों की मांग अब तक नहीं मानी गई है। और गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ये इसी तरह से पिछले 605 दिनों से आंदोलनरत हैं। ये अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के भी अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि 2018 में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी, उसमें एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग का जो रिजर्वेशन का जो कोटा था, उसमें घोटाला हुआ है, पूरी तरह से आरक्षण नहीं दिया गया। तो ये तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं के पास, मंत्रियों के पास गए इंसाफ मांगने के लिए, और इन्हें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए 605 दिन से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार लाठियां भी खाई हैं, क्योंकि विधानसभा की ओर जाते हैं तो पुलिस रोकती है और फिर पीट पाट के वापस इन्हें लखनऊ के इको गार्डन में लाके छोड़ देती है। तो ये इन्होंने देखिए केशव प्रसाद मौर्य की फ़ोटो लगाई हुई है, भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तस्वीर है, स्वतंत्र देव सिंह पटेल जो कि मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की भी फ़ोटो लगाई हुई है। तो इन तमाम पिछड़ी समाज से आने वाले नेताओं के पास भी गए हैं और इनका कहना है कि ये इसलिए गए कि पिछले समाज से आते हैं, इनको लगा कि इनका दर्द समझेंगे और जो आरक्षण घोटाला का ये आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, उसमें इनको इंसाफ दिलाएंगे। क्या नाम भाई साहब, पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम वीर है, मैं प्रयागराज से हूँ। वीर तो हैं ही आप लोग। 605 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन तो लगभग 350 पौने 400 दिन चला था, तो उनको तो इंसाफ मिल गया। लेकिन आप लोग तो 605वां दिन है, अभी कब तक चलेगा ये मामला? देखिए, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कभी आप जब बोल रहे थे, आपने कहा कि हमारा आरोप है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये हमारा आरोप कुछ नहीं है। हमने कोई आरोप सरकार पर नहीं लगा रहे हैं और हमारी हस्ती भी नहीं कि हम सरकार पर आरोप लगाए। सरकार ने बाकायदा स्वीकार किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 सीटों का घोटाला हुआ है। माननीय योगी जी ने हमसे मुलाकात की, उन्होंने बेसिक अधिकारियों को कहा कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और 8 दिन के भीतर इन बच्चों को विद्यालय में होना चाहिए। विभाग ने माना, न्याय विभाग ने माना, उनका जो विभाग क्रमिक विभाग होता है उसने माना, कोर्ट ने माना। सबके बाद कई मीटिंगों के बाद एक कमेटी गठित की गई 5-10 सीट माननीय मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में। उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 ओबीसी और एससी बच्चों के साथ गड़बड़ियाँ हुई हैं। और 5 जनवरी 2022 को, जो कि विधानसभा चुनाव के बहुत करीब वो तारीख थी, हमारी लिस्ट आई, हम सब खुश हुए, अपने घरों को गए। 8 तारीख को आचार संहिता लग गई और आचार संहिता के बाद माननीय योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए।
संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री बन गए, इनको इनकी कुर्सी मिल गई। हम कल भी पत्थर पे थे, आज भी पत्थर पे हैं और लगता है आने वाला समय भी हमारा इन्हीं पत्थरों में कटेगा। आपका कहना है कि 2018 में भर्ती निकली 69,000, 2020 में फाइनल हो गई परीक्षा और करा के सब जी, और उसके बाद ये आप लोग क्यों कहते हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ? क्यों प्रॉपर आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण है ओबीसी को 27% और SC ST को 21% जो भी है वो क्यों नहीं मिल पाया? पूरा क्यों नहीं मिला? कितना % मिला? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, हर कोई मुंह उठाकर आरोप लगा सकता है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। हम एक संवैधानिक बॉडी है जो माननीय मोदी जी ने बनाया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि दिल्ली में स्थापित है। हम वहाँ अपनी पीड़ा को लेकर गए और वहाँ पे बाकायदा 10 महीने की जांच के बाद 29 अप्रैल 2021 को उन्होंने 18 पन्नों की एक रिपोर्ट दी और उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया कि इस भर्ती में 69 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन है ओबीसी का जो 27% होता है, उसमें 27% ना मिलकर 3.86% और SC को 21% की जगह 16.5% आरक्षण इस भर्ती में मिला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी सरकार द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली कह रहा है। तो आपका कहना है कि आप लोगों की योगी जी से मुलाकात कब हुई थी, जब उन्होंने मान लिया था कि गड़बड़ी हुई है और फिर नियुक्ति का आदेश उन्होंने दिया था? देखिए, दिसंबर का महीना मुझे याद है, मैं 22 जी दिसंबर 2022 में हम लोग यहीं पे बैठे थे। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 23 दिसंबर 2021 को माननीय योगी जी से मिला। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमारे 5 भाई गए थे, एक बहन भी थी हमारी उस टीम में। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और एक बात उन्होंने और कही थी कि ये गड़बड़ी 4 महीने पहले ही मैंने अधिकारियों से कहा था कि इसको ठीक करके बच्चों को नौकरी दीजिए, लेकिन चलिए नहीं हुआ, अब हो रहा है। जो आपका समय चला के मैं इसको वापस नहीं कर पाऊँगा, माननीय योगी जी ने कहा था, लेकिन आने वाले समय में आपको आपका जो हक है, अधिकार है, वो देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 8 दिन के भीतर बच्चों को विद्यालय पहुंचाइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बात का सम्मान नहीं रहा। ये बेसिक के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा समाज, दलित समाज ऊपर जाए, विद्यालयों में जाए, ये सम्मान का जीवन जिए। इसी कारण से हम लोग आज यहाँ पे दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आप कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि आप लोगों को समायोजित किया जाए। जी, तो मुख्यमंत्री अगर चाह लेंगे तो किस अधिकारी की मजाल है या हिम्मत है कि उनके आदेश का पालन ना करे? ये बहुत बड़ा सवाल है माननीय पत्रकार महोदय कि हम इस बात के लिए बहुत परेशान है, हमारी पूरी टीम इस बात के लिए परेशान होती है कि माननीय योगी जी के लिए कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं, भारत के नहीं दुनिया के, और उनका जो वचन होता है वही शासन होता है। और उसके बाद अधिकारियों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि माननीय योगी जी का ट्वीट पड़ा हुआ है, हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे हैं। माननीय योगी जी ने हमसे मुलाकात की थी, बाकायदा ट्वीट किया था, ट्विटर पर झूठ नहीं बोला जा सकता है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं और लगभग 6000 पदों पर हम नौकरी देने जा रहे हैं। ये देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारे एक भाई ने ट्विटर दिखा भी दिया। योगी जी ने कहा था, अपने दर्शकों को दिखा दें हम। बिल्कुल दिखा दीजिए। देखिए, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है 23 दिसंबर 2021 का। इसमें लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित एवं न्याय संगत समाधान हेतु निर्देश दिए। ये न्याय संगत समाधान क्या होता है? अगर तो न्याय मिला क्यों नहीं अगर न्याय संगत समाधान के आदेश दिए गए? साहब, देर से मिला जो न्याय होता है वो भी अन्याय के बराबर होता है। अगर न्याय संगत तो तब होता हमारे लिए कि जब विभाग ने माना कि 6800 सीटों पर घोटाला हुआ है और हमें तुरंत नियुक्ति मिल गई होती और हम विद्यालयों में होते। बिल्कुल, बहुत सही, ये तो न्याय होता है। ये देखिए, तमाम सब लोग अपना जो बैनर पोस्टर है वो लेके बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हो अधिकारियों को कि मैं ऐसा कह देता हूँ तो लेकिन आप लोगों को आश्वासन देते हो, लेकिन अधिकारियों को हो सकता है कि वो कोई आदेश ना देते हों? नहीं सर, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ न्याय भी किया था। 5 जनवरी 2022 की हमारी चयन लिस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग दिया था, लेकिन इस आदेश का केवल पालन इसलिए नहीं हो पाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत बड़ी हमारे लिए दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। भाई, अधिकारी क्या कर लेंगे? आपको तो मंत्री जो हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं, तो उनको आपका दर्द नहीं दिख रहा है? ये आप लोग अपना दर्द उनको दिखा नहीं पाए?
बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं। बाबू कल्याण सिंह जी कहे थे कि जो आपका हक अधिकार आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के वापस ले लीजिएगा। लेकिन शर्म की बात है, आज उन्हीं के पोते हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के हाथ में हमारी नियुक्ति पत्र है। 607 दिन हमको यहाँ बैठे हुए माननीय शिक्षा मंत्री आज तक हमारी नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। बहुत शर्म की बात है। मिले संदीप सिंह से तो क्या बोले, संदीप सिंह क्या बोलते हैं मिलते हैं तो? माननीय संदीप सिंह से हम लोग एक बार नहीं, अनगिनत बार, कम से कम मान चलिए 50+ बार मुलाकात उनसे कर 50 मुलाकात हुई है। 50 मुलाकात हो चुके हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी लाचार हैं, बेसहारा हैं, अपने वर्ग को नियुक्ति देने में एकदम से लाचार हो चुके हैं। कभी ऐसा कहा है कि मैं तो देना चाहता हूं लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं अभी बोले हैं। उनका बस ये गोल मोल जवाब रहता है कि मैं लगा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आगे वाले समय में हम आपके साथ नियुक्ति देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। लेकिन मुझे इंतज़ार उस समय का है, उस दिन का है, उस पल का है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ हमारे कब न्याय करेंगे, हमको नियुक्ति पत्र कब देके हमको विद्यालय में भेजेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझसे बड़ा ओबीसी कौन है। सरकार में तमाम ओबीसी मंत्री हैं, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, स्वतंत्र देव सिंह पटेल बड़े कैबिनेट मंत्री हैं। तो एक से एक धुरंधर पिछले समाज से मंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, खुद एससी समाज से आती हैं। जब इतने दलित पिछले नेता हैं, मंत्री हैं, तब कैसे नहीं बात सुनी जा रही है आप लोगों की? देखिए, ये केवल दिखावा है। ये कहने के लिए कहते हैं कि हम आपके पिछड़े वर्ग से हैं और आपके साथ हैं, आपके हितैषी हैं, लेकिन ये केवल दिखावा है। और उसका जीता जागता सबूत हम लोग भुक्तभोगी हैं वो हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अगर नहीं हो रहा, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसको मोदी जी ने संवैधानिक संस्था घोषित कर रखा है। संवैधानिक संस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने भी राज्य परिषद की कमेटी की टीम गठित करके इसकी जांच करवाई, उसके बाद ये गलती मानी। ऐसे हवा में ना ये लिस्ट आई, ना ही ये गलती मानी गई, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों का मनबड़ाई कहिए कुछ भी कहिए, इसको आज तक हम लोगों के समझ में नहीं आया। सरकार, मंत्री, विभाग सभी लोग ये कहते हैं हम आपके साथ में हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे कुछ और होता है, दिखावे के लिए कुछ और होता है, कहने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी है उसमें ज़्यादातर यादव समाज से हो तो इसलिए ना मिल पा रही हो? नहीं, इसमें सभी समाज से हैं, यादव समाज से हैं, पटेल समाज से हैं। मेरा कहने मतलब है सभी समाज के यादवों की संख्या ज़्यादा तो नहीं है इसलिए मामला फंस गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, इसमें सभी की संख्या हमारे ख्याल से बराबर ही समान मात्रा में ही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें यादव विशेष हैं या मौर्य विशेष हैं या कुर्मी विशेष हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए। पूरा नहीं, ये मेरा एक सटायर था, एक व्यंग्य था, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैं जो व्यंग कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम यादव हैं इसलिए हमें ना आका जाए। हम ओबीसी वर्ग से आते हैं और जो योग्यता आपने तय की है उसको हम पार करते हैं, इसलिए हमारा चयन हुआ है। तो हम यादव हैं और यादव संख्या ज़्यादा है, तो क्या यादव इस देश के नागरिक नहीं है क्या इस प्रदेश में यादवों की कोई पहचान नहीं है क्या यादव अगर होना गुनाह है तो हमें अलग देश में भेज दिया जाए? फिर अगर हम यादव हैं इस वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो ये कोई लेटर जारी करे, फिर विभाग या सरकार जारी करे कि देखिए यादवों की लिस्ट है इसलिए हम नौकरी नहीं देना चाहते हैं। हम यादव हैं, इस बात से हमें ना आका जाए। हम ओबीसी वर्ग से आते हैं, हम युवा हैं और आपने जो योग्यता तय की है, जो मानक तय किए हुए हैं, उसको पार करने के बाद हमारा चयन हुआ है। तो केवल यादव पिछले समाज ने तो बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था और बीजेपी कहती भी कि पिछड़ों के वोट से हमारी सरकार बनी, तो फिर पिछड़ों को फिर इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? अच्छा, आप बोलेंगे, बताइए। पिछला समाज इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया था, जिस अभी पर्टिकुलर जात की आप बात कर रहे थे वो जवाब मिल गया हमको। हमारा सवाल ये है, नहीं ठीक है, मेरा सवाल अब ये है कि पिछले समाज ने बड़ी संख्या में वोट दिया था तो फिर पिछड़ों की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? मैं बता दूं, मैं धनंजय गुप्ता, हमने बढ़ चढ़ के बीजेपी सरकार में हिस्सेदारी की है, लगभग 99.9% आप कह सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मैं माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के ज़िले से हूं, गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूं। मैं इतने अति पिछड़े गांव से आता हूं जहां महज ग्रेजुएशन करना ही अपने आप में एक डॉक्टरेट करने के बराबर। कहाँ से आते हैं? गोरखपुर में एक्चुअली मेरा एक पिछड़ा गाँव है डढ़िया, मैं वहाँ से आता हूँ। बहुत पिछड़ा गाँव है? बहुत पिछड़ा, वहाँ जहाँ ग्रेजुएशन करना ही अपने आप में अपने आप में डॉक्टरेट करने के बराबर होता है। अब तो बड़ा विकास हो गया सुन रहे हैं गोरखपुर का। वो बस कागजी कार्रवाई में आप कह सकते हो, अदरवाइज क्या वहाँ का है कंडीशन, आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगा। सिर्फ एक शहर का विकास करने से पूरा गोरखपुर जिला का विकास नहीं हो सकता। इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया, 300+ सीटें दी यूपी में, तो फिर पिछड़ों को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? पिछड़ों का सिर्फ नहीं, आपको नहीं बताना चाहता हूँ मैं, इस राज्य में कहना तो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जब वोट लेना होता है तब इनको पिछड़ा दलित, यहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को
पिछड़ा कहने से भी थोड़ा सा गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद महज हम लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मानता हूँ कुछ उन्होंने जात में कैटेगराइज कर दिया, मैं भी तो गुप्ता समाज से बिलोंग करता हूँ। हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम पिछड़े और दलित हैं। नहीं तो जहाँ महज 68,500 के में भी थोड़ा सा इनका गड़बड़ी हुआ था, वहाँ पे हमारे 6,800 लगभग वहाँ भी जगह था। वहाँ हमारे पिछड़े वर्गों का अधिकार छीन करके जनरल को सबड़ महज एक दिन के आंदोलन में उनको मिठाई खिला करके भेजा जाता है। लेकिन हम यहाँ 605 दिन हमारा धरने का हो गया, अब भूख हड़ताल का हमारा 48वां दिन हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से न विभाग की तरफ से न एक भी कोई मंत्री आया, न विभाग का कोई सक्षम अधिकारी आया ताकि इनका एक सुनवाई नहीं हो रही। तो ये 605 दिन से बैठे हो भैया, और ठंडी बरसात, अब तो बारिश भी हुई थी 2-3 दिन पहले, तो आप लोग कुछ लोग यहाँ आमरण अनशन पे भी चल रहे हैं। तो ये कैसे ठंड से कैसे इधर आए भैया? जरा देख लें कि रजाई में कितना दम है आपकी। तो ये बारिश हो जाती है तो कैसे फिर, या तो खुला आसमान है, फिर कैसे क्या करते हो आप लोग? सर सामने ये कुछ पल्ली है, हाँ। इन्हीं पल्लियों को कुछ भाई पकड़ के खड़े रहते हैं, हाँ। उसी के नीचे बैठ के बस अपने न्याय की मांग करते रहते हैं हम लोग। क्या कहाँ करें? किस जिले से आते हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर में कहाँ से? सर अम्बेडकर नगर में रफ़ीगंज एक बाज़ार पड़ती है, वहीं वहाँ तो हमारी रिश्तेदारी रफ़ीगंज में, सैदपुर में। बड़ा अच्छी बात है सर, लेकिन बड़ा कष्ट होता है जब आज यहाँ 600 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब मुझे महसूस होता है कि हमारे राजनेता किसी भी पार्टी के सरकार बनाते हैं तो लोगों को नाम बदलने का बड़ा शौक़ होता है। यहाँ आके जब संघर्ष मैंने किया और लड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि अम्बेडकर नगर नाम तो बदल दिया गया उसका, लेकिन जिस अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और जिस अधिकार को हमें दिया, अम्बेडकर ने जो त्रासदी सही थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो परिपाटियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसी अधिकार के लिए आज हमें यहाँ सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है। तो ये टेंट हाउस से लाए रजाई कहाँ से आई है ये? जी हाँ, टेंट हाउस से लाए। किराए पे है? किराए पे है। क्या रुपये किराया एक दिन का है? मुझे लगता है इसका 50 रुपये एक दिन का किराया है। एक दिन का है जी। तो इस ठंड में बहुत से तो लड़के यहाँ बीमार भी पड़ गए होंगे, लड़के लड़कियाँ? बहुत मेरे भाई बहन यहाँ बीमार पड़े, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, वहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट कराए, फिर आके आंदोलन पे बैठे एक उम्मीद से कि हमें हमारा न्याय मिलेगा, हम अपने परिवार में जाएंगे। अब इस भाई का चेहरा दिखाओ, कितना मतलब मायूसी दिख रही है कि साफ दिख रहा है भाई मायूस है। अगर नौकरी मिली होती तो जाहिर बात है कि सबके चेहरे पे नूर होता, खिले होता है, सैलरी मिल रही होती, परिवार सही चल रहा होता, गाड़ी लाइन पे आ गई होती। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हर कोई चाहता है कि समाज में एक थोड़ा सा कष्ट देंगे। आप यहाँ से उठो जरा, बगल वाले उनसे हम बात करें। इन दोनों भाइयों के चेहरे देखो यार, बड़े मायूस हैं, मतलब बहुत दुख हो रहा। क्या भाई, क्या कहते हैं, लिस्ट में नाम आया होगा तो बड़ी खुशी हुई होगी कि अब तो मतलब ज़िंदगी सुधर जाएगी, हैं? हाँ, खुशी तो हुई इसलिए थी। कहते हैं ना, हाथ को आया मुँह को ना लगा। जी, हैं? यही होता है, अब क्या कर सकते हैं। क्या चलता रहता है मन में कि नौकरी जो हाथ में आई थी हाथ में आके नहीं मिली? चलता रहता है यही कि पता नहीं हमारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे थे। माँ का सपना टूटता है, पिता का सपना टूटता है तो बहुत दुख होता है। हमारे सपने थे, सोचे थे लिस्ट में नाम आ गया है, नौकरी मिल जाएगी, अब माँ बाप का जीवन भी सुधर जाएगा। दिन रात खेत में काम करते हैं मजदूरों की तरह, उनका भी भविष्य बन जाएगा। उनके समझ सकता हूँ दोस्त, नौकरी क्या होती है। है ना कि एक युवा जो है कितने सालों मेहनत करता है एक अदद नौकरी के लिए कि नौकरी मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, भाई बहन की अच्छी जॉब हो जाएगी, घर बन जाएगा, माता पिता का बुढ़ापा संवर जाएगा। समझ सकते हैं दोस्त। क्या बताओ, इस सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, ना घर का। यहाँ पड़े हैं इतने दिनों से, कोई सुनने नहीं आता। मिलने जाते हैं इनसे, हम मिलने को तैयार नहीं होता कोई। नेता मंत्री, हमारे वर्ग के नेता मंत्री हैं, जब चुनाव आता है तो वोट लेने जाते हैं घर घर, लेकिन जब हमारा काम पड़ता है तो कोई मिलना नहीं चाहता। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री कहा जाता है, 605 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, वो भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, परिवार है पूरा, माँ बाप है, बहन है, बूढ़े माँ बाप है, काम करते हैं खेत में।
नौकरी की आस में यहाँ पड़े हैं बस, इसीलिए मिल जाएगी तो हमारा भी जीवन सुधर जाएगा, माँ बाप का भी। समझ सकते हैं दोस्त, एक जॉब की कीमत क्या होती है ये वो युवा ही जान सकता है जो कई साल तक पहले पढ़ाई करता है, उसके बाद कई सालों तक कई भर्तियां देखता है और बड़ी मुश्किल की तैयारियों के बाद वो अपनी परीक्षा निकालता है और फिर नौकरी मिल के भी जब नहीं मिलती है तो जाहिर बात है कि बहुत से तो इतना टूट जाते हैं कि कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्या भाई नौकरी मिल के भी नहीं मिली? हाँ सर, नौकरी हम लोगों को मिल के भी नहीं मिली। सामने सर दिखाया गया खाने के और छिपाने के, और वही किया गया हम लोग के साथ। हम लोग तो इतने दिनों से बैठे हैं यही सोच रहे हैं कि आज़ाजी मिन्नत इल्तजा क्या क्या करें, हम मर जाएं हम। 605 दिन हो गए सर, बताइए क्या क्या करें हम? आज़ाजी करें, मिन्नतें करें, इल्तजा करें, क्या क्या करें? मर जाएं हम। अब हम लोगों के पास क्या बचा है? केवल जीवन। जब लिस्ट में नाम आया था, मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिया था कि इन लोगों को नियुक्ति दे दो, गड़बड़ी हुई स्वीकार कर लिया था, तो उस वक्त क्या लगा था? कि तब तो लगा होगा कि आसमान पे पहुंच गए होंगे आप लोगों की, अब तो इंसाफ मिल गया। सारे लोग सर खुश थे कि चलो हम लोगों को तो इंसाफ मिला। मायूस कोई नहीं था सर, सब लोगों में खुशी की लहर थी। लेकिन पता नहीं क्यों सर हम लोग के साथ ऐसा किया गया। खुद हम लोग सोच कर वो हो जाते हैं। 65.53 पे इन्हीं NOC वालों को जो है नियुक्त कर लिया गया। अब वही गुणांक हम लोगों को जो है नियुक्ति नहीं दिया गया। इस नौकरी का आपके जीवन में क्या महत्व रखती है ये नौकरी आपके लिए? बहुत महत्व है सर। अब हम लोग के पास वो 2 साल से लड़ते लड़ते अब वो नहीं बचा कि सर हम लोग फिर से बहुत बड़ी मतलब तैयारी कर पाएंगे या आने वाले नए बच्चों से जो है लड़ पाएंगे। उतनी कैपेसिटी सर नहीं बची। उम्र भी निकलती जा रही है। उम्र निकलती जा रही है सर हम लोगों की, देख ही रहे हैं। शादी हो गई है? नहीं सर, शादी भी नहीं हुई अभी तक। नौकरी अगर मिल गई होती तो शादी हो गई होती। सिंपल सी बात है सर, शादी हो गई। बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा? कोई नहीं देगा सर, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। कोई नहीं, बेरोजगार को कोई पूछने वाला नहीं है सर। हम होकर भी बाहर हैं, वो न होकर भी अंदर है। सोच रहे हैं यही क्या करे सर। ये आप लोग 605 दिन से लड़ाई लड़ रहे हो, क्या लग रहा है कि ये अंतहीन लड़ाई जो है कभी अपने रिजल्ट पे पहुंचेगी? कोई इसका फाइनल सोल्यूशन निकलेगा? इसी सर आस में बैठे हुए हैं हम लोग कि कभी तो मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का दिल पिघलेगा, हमारी तरफ अपनी निगाहें करेंगे और शायद उनका दिल पिघले। इसी आस में हम लोग बैठे हैं और अधिकारियों को बुला करके कहे कि तुम लोगों ने इन बच्चों के साथ बहुत गलत किया। हमको ऐसा लगता है सर सच्चाई से रूबरू उनको नहीं कराया जाता है, उनको सर बहकाया जाता है। अधिकारी जो है उनको बहकाते हैं इधर उधर की आप बात। लोगों की तो मुलाकात हुई है ना, आप लोगों ने उनको सच्चाई बताई कि नहीं कभी? सर उस समय जब मुलाकात हुई थी तो उसी टाइम हम लोग की तो लिस्ट आई थी। अब उसके बाद से सर कहाँ मुलाकात हो पाई? हमको लगता है अधिकारी मिलने ही नहीं देते हैं। कहाँ यहाँ धरना देते हैं, वहाँ धरना देते हैं। कई बार कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा, नेता नहीं होगा जिसके पास हम लोग नहीं गए हैं। लाठियाँ भी तो खूब चली हैं, पुलिस ने भी तो खूब पीटा है धरना प्रदर्शन में। बहुत मारा है, हमारी बहनों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। उनके यहाँ जाते हैं, विधायक मंत्री जो है उनके पास जाते हैं मिलने, तो वहाँ पुलिस के द्वारा मरवाया जाता है, लाठियाँ चलवाई जाती है, बहनों के कपड़े फाड़वाए जाते हैं। देखिए लड़कियां भी इधर बैठी हुई हैं, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़कियां भी लड़ रही हैं। लग रहा है नियुक्ति मिल जाएगी? सर अब लग क्या रहा है, देखिए 1 तारीख को शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई थी तो कुछ आशाएं लग रही थी, लेकिन अभी भी हम लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी से अगर हम लोग की मुलाकात हो जाए तो मुख्यमंत्री जी से हम लोग को ज़रूर आशाएं हैं। अगर उनसे हम लोग की मुलाकात हो जाएगी तो ज़रूर हम लोग को नियुक्ति मिलेगी। तो आपका प्रतिनिधिमंडल कभी मुख्यमंत्री से मिला है कि नहीं मिला आज तक? मिला है सर, जब ये लेटर जब ये आई थी लिस्ट उससे पहले मिला था, उसके बाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हम लोग को आशा है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर हम लोग को टाइम देंगे। कहाँ से आप आए, किस ज़िले से? कानपुर से हम लोग आए। कानपुर से आई हैं। तो जाहिर बात है कि इतना लंबे संघर्ष में लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है, तो आप लोग लगातार यहाँ डटी हुई हैं और कानपुर से आना जाना रहता है, कितना मुश्किल है इतने लंबे संघर्ष में?
सर बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन बस यही है कि अब मुश्किलों के बाद ही सफलता मिलती है। इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। घर पे बच्चों को छोड़ के आना, पूरी जिम्मेदारी सब अस्त व्यस्त हो जाता है घर हम लोग का पूरा। बस लेकिन ये है कि कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। वो कानपुर में ही है? हाँ, कानपुर में ही है सर। वहीं छोड़ के आती हूँ और फिर आती हूँ, फिर शाम को फिर जाती हूँ। कई बार लाठीचार्ज भी हुआ है, तो आपको भी मार पड़ी है कभी पुलिस की? हाँ सर बिल्कुल, अब जब जाएंगे तो मार भी पड़ेगी, जाएंगे पड़ी है, लेकिन ये है कि हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं और नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। ये देखिए, ये भी है। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं देवरिया से आई। आप खुद भी अभ्यर्थी यहाँ पे हैं? जी। देवरिया से हैं, तो कितने दिन से यहाँ पे अभी हैं लखनऊ में? सर हम तो 26 नवंबर से लगातार यहाँ पे हैं। 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर से लगातार लगभग 1.5-2 महीने से आप यहाँ हैं। जी। तो कब तक रहेंगी? ये 605 दिन हो गए, अभी 600 से 5 दिन से 1210 दिन हो जाए, कुछ पता तो है नहीं, कोई गारंटी तो है नहीं। सर जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ लगातार बने रहेंगे। जब इतना गर्मी, जाड़ा, बरसात हम लोग लेके चले आए, तो अब तो गर्मी आ गया, फिर हम लोग रहेंगे जब तक सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देगी। क्यों नहीं मिल रहा है? इतने देखिए कितने बड़े बड़े नेता हैं, पिछले समाज के दिखाइए जरा। इतने बिल्कुल तुर्रम खां टाइप के नेता हैं, धुरंधर नेता हैं, जिनकी बड़ी जिसको कहते हैं वैल्यू है पार्टी में, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो इन लोगों के रहते इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर ये ओबीसी एससी समाज के जो बड़े बड़े नेता का जो आप नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं, ये दलित पिछड़े के नाम पर वोट तो ले लेते हैं। जब चुनाव आता है तो दलित पिछड़ों के घर जाते हैं, वोट ले लेते हैं। जब इन लोग के दरवाजे पर हम लोग जाते हैं तो लाठी पुलिस से मरवाते हैं, पिटवाते हैं, बहनों के कपड़े फाड़े जाती है। अगर ये लोग आवाज़ उठाते कि सरकार पे दबाव बनाते कि हमारे समाज के लोगों को, बच्चों को वोट नहीं, नियुक्ति पत्र नहीं आप देंगे तो हम मंत्री पद से, विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, तब सरकार को कुछ डर बनता। ये खुद मलाई काट रहे हैं ओबीसी एससी समाज के लोग। आपकी छोटी सी नौकरी के लिए इतना बड़ा सिंहासन क्यों छोड़ देंगे बताइए? वो तो वही एक प्राइमरी का टीचर और कहाँ बिल्कुल पूरा प्रदेश का मंत्रालय ही ना, केवल अपना राजनीतिक रोटी ये लोग सेक रहे हैं, दूसरे को थोड़ी देख रहे हैं। जब चुनाव आता है तब हम लोग दिखते हैं, गांव की जनता दिखती है कि ये हमारे समाज के हैं, ये हमारे समाज के हैं। अपने समाज के लोगों को नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन इस बार अगर हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिली। कितनी एज हो गई आपकी? मेरा एज 36 हो गया, 36 साल का हो गए सर। अब तो किसी ने अन्य वैकेंसी में अब तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकती हैं? नहीं, कहाँ कर पाएंगे सर, इसी उम्मीद से तो हम लोग बैठे हैं। पूरा ये 69 भर्ती हम लोग 69 क्रम कर दिया, 69 क्रम पूरा ज़िंदगी हम लोग दांव पे लगा आपको दिया। पता चला कि लिस्ट में नाम हो के भी क्या कहते हैं नौकरी नहीं मिली, तो कैसा लगा फिर? सर जब लिस्ट आई तो हम लोग तो बहुत खुशी मिली कि चलो हम लोग को कम से कम नियुक्ति मिलेगी। दूसरी बार फिर सरकार जोगी जी को हम लोग लाए कि चलो जोगी जी दूसरी बार आएंगे तो हम लोग को देंगे। लेकिन जोगी जी दूसरी बार आए तो इतना तानाशाह हो गया कि हम लोग अभी तक कोई बात, डेलीगेशन टीम तक नहीं, मतलब कोई गया मिलने, न बुलवाते हैं और उनके कोई अधिकारी भी नहीं आते हैं लोग मिलने की। चलो यहाँ बच्चे 605 दिन से धरने पर बैठे हैं तो कम से कम मिल लें उनसे, कोई हम लोग को सुध लेने नहीं आता है सर। नौकरी मिल गई होती तो क्या जीवन में क्या बदलाव आया होता? सर मेरा नाम नाज़मा है, मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर नौकरी का जब हम लोग की लिस्ट आई थी तो हमारे घर परिवार, नाते, रिश्तेदार सारे बहुत खुश हो गए थे कि चलो हाँ बिटिया की नौकरी लग जाएगी। उसका भी हर तरफ से बधाई मिलने लगी होगी। मगर जब ये योगी बाबा जब सरकार बन गई उसके पहले ही हम लोग को जुमला दे दिया, क्योंकि हम लोग का जिला आवंटन नहीं किया गया था। फिर कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग गई, फिर चुनाव आ गया, फिर योगी बाबा की सरकार आ गई, हम लोगों ने वोट भी किया और ये उम्मीद थी कि हाँ शायद बाबा अब मतलब सरकार बन गई है बाबा की तो हम लोग को अब नियुक्ति मिल जाएगी। मगर ये नहीं पता था कि ये 605 दिन का हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। माननीय योगी जी से हमको कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत जो अधिकारी हैं बेसिक विभाग के इनसे है, क्योंकि इन्हीं लोग की वजह से हम लोग की भर्ती में घोटाला किया गया और हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहती हूँ कि योगी बाबा अब हमारे साथ न्याय करिए, इतना ना अन्याय करिए, इतना लेट में अगर आप न्याय भी देंगे तो अन्याय के बराबर ही माना जाएगा। बिल्कुल, तो ये देखिए बेचारे ये लोग कुल टोटल 6800 लोग हो, आप 6800 लोग हो जो लड़ाई लड़ रहे हो नियुक्ति किया है। अच्छा ये बताओ, ये वो गाना सुना है ना कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा पाँव में बूट होगा, हैं? मिली होती तो जिस्म पे सूट और बूट सब होता आज, हैं? जी होता तो अब यही नौकरी 5 साल पहले मिल जाने, अगर सही से होता। 18 की वैकेंसी है, 69,000। गाँव वाले तो अड़ोसी पड़ोसी भी मजा लेते होंगे ना? अरे पहले तो बधाई दी होगी। बधाई दिए, जब लिस्ट आई हम अपने गांव में
51 किलो लड्डू बांटे थे। 51 किलो है। हाँ, जब मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने 51 किलो लड्डू बांटे कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी लिस्ट निकाली है तो हमारी अब नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ 605 दिन हो गए, अभी तक हम यहाँ रोड पे दर दर भटक रहे हैं। अब गांव वाले मज़ा लेते हैं। आप बहुत खुश हुए थे योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर, लेकिन हमें क्या मालूम अब गांव में जाने में भी शर्म आती है कि हमें ये सब झेलना पड़ता है। इसलिए हम यहीं पड़े रहेंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। और ये हमारे समाज के जो नेता लगी है तस्वीर, मुझे यहाँ संघर्ष करने से पता चला कि मंत्री विधायक बीजेपी वाले मंत्री विधायक नहीं बनाए, पहले दास बनाया जाता था, इनको दास बनाते हैं। सिर्फ हमारे हिसाब से आप यानी जो कहा जाए वही करेंगे और इनका कुछ पावर नहीं है बीजेपी में। नेताओं को सिर्फ अपने से मतलब है, सिर्फ अपने से भी मतलब नहीं है। हम तो जान रहे हैं अपना भी हक अधिकार नहीं पाते होंगे, ये अपना हक अधिकार भी नहीं ले पाते होंगे। जब इतना बड़ा मैटर है OBC SC क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला सब कुछ हुआ, जांच हुई, तो जो कर्मचारी है जो शिक्षा मंत्री उसको जेल होना चाहिए था। लेकिन ये लोग हम लोगों का अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। जो चोर है उसको कुछ नहीं हो रहा, हम लोग जो है सही है रोड पर दर्द। क्या नाम है भाई आपका? आप कहाँ से आए? मैं प्रतापगढ़ से बृजभान पटेल। आप कहाँ से आए? मैं हुसैन मोहम्मद बुंदेलखंड से हूँ, महोबा से। आप भी अभ्यर्थी हैं? मैं भी अभ्यर्थी हूँ 6800 लिस्ट में। कितनी एज है आपकी? मेरी उम्र है 31 साल। 31? 31। अच्छा जी। और समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि हम लोगों का एक जो टाइम पीरियड है, गोल्डन टाइम पीरियड जिसको कहते हैं, विद्यार्थी जीवन के बाद नौकरी पाने का जो समय होता है, वो भी सरकार ने निकाल दिया है। शादी हो गई है? हमारी शादी नहीं हुई अभी। नौकरी मिली होती यार, शादी के लिए फिर लाइन लगी होती। देख लिए, हम तो सीधा कहते हैं शादी हमने इसलिए भी नहीं की कि जब तक रोजगार नहीं होगा, कैरियर नहीं होगा, तब तक शादी करने से कोई मतलब नहीं होता है। घर परिवार की जिम्मेदारी हो। आपकी मर्जी क्या है? वो बेरोजगार को कोई अपनी बेटी देगा भी नहीं? क्यों देगा बेरोजगार को? हमारी मर्जी ये है कि सरकार भी ऐसे ही लोगों की है, हम जैसे लोग ही लड़ पाएंगे। कब तक लड़ोगे? कितने मतलब 605 दिन तो हो गए यार लड़ते लड़ते, अभी कितना लड़ोगे? कितनी हिम्मत बाकी है? हिम्मत तो इतनी है सर कि जो अपने घर परिवार से भी ताने खाते हों, समाज से भी ताने खाते हों। हमारे बुंदेलखंड में लोग कहते हैं बुंदेली भाषा में कि जब अखबार में हमारी न्यूज़ कभी छप जाती है, देखते हैं, का भैया तोरो का भाव, तोरो मास्टरी को का भाव है। मज़ा लेते हैं। अरे ऊका नहीं होने कुछ हुए यार, वो सब झूठिया बोलत हैं। ये ऐसा ही आए, पढ़ाई नहीं करी आए इन्हें लगत। उनको नहीं पता कि हमारी लिस्ट आ गई, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, हम लोगों ने टेट सुपर टेट मतलब लगता होगा ये लोगों ने पास ही नहीं किया होगा, इसलिए नहीं मिले। लोग वहाँ के कहते हैं लगा जो फेल आए पास आज नहीं आ, नहीं तो हो जा। तो वहाँ के ऐसे ताने सुन के जो हम लोग 600 दिनों से डले हुए हैं, और जब लिस्ट आई थी उसके पहले भी हमने 1 साल से बराबर कंटिन्यू धरना किया, आंदोलन किया हमने। तो बताइए, हम लोग मजबूत तो हैं, मन से मजबूत हैं, हिम्मत हारे नहीं हैं। और संघर्ष तो चूँकि दलित पिछड़े हैं, अभ्यर्थी हैं, दलित पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति, ये तमाम जो जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो सब लड़ने वाले होते हैं। इनकी जीवन में ही संघर्ष होता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, खाना खाने के बाद हमें संघर्ष ही है ज़िंदगी। बड़ी बात कही कि दलित पिछड़ों का तो इतिहास ही संघर्षों का रहा है। देखिए, ये सब वो उन 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों में से हैं जिनका नाम लिस्ट में आ गया था, फाइनल लिस्ट में हो गया था। मुख्यमंत्री ने भी इन्हें आश्वासन दिया था कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई और आपको इंसाफ मिलेगा और आपको नियुक्ति मिलेगी। अब ये टीचर हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि देश का भविष्य संवार रहे होते हैं, यानी कि जो आने वाला फ्यूचर है, बच्चे उनको पढ़ा रहे होते हैं। अभी इनका ही भविष्य तय नहीं है, अंधकार में है, किस ओर जाएगा, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े लाव लश्कर के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ हमारी लिस्ट निकाली थी चुनाव के समय, विधानसभा के 2022 में। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया हमारे दलित पिछड़ों के साथ। उत्तर प्रदेश के जो भी दलित पिछड़े समाज मुझे सुन रहे हों, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने लिस्ट निकाल के, और हम लोगों की नियुक्ति ना देकर बहुत बड़ा मजाक किया। थाली परोस के थाली खींच ली, फिर थाली परोस के थाली खींचने का काम किया है, और हमारी इस कदर बेइज्जती की है समाज की कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे नेताओं को, सबको सोचना चाहिए। अब मैं किसकी बात बताऊं, हम विश्वास करें तो किस पे करें?
हमारे धरने में कई ऐसे भी नेता आए जो ऐलान कर गए कि हम दिलाएंगे तुम्हें अपना अधिकार, और सुबह जब फोटो खिंचा के चले गए। नहीं, और सुबह जब हमारी आँख खुली पता चला वो बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे जयंत चौधरी, तो देखिए ये जयंत चौधरी जी यहाँ आए थे, हाँ। और सुना जा रहा है कि 12 तारीख चौधरी भी यहाँ आए थे। जयंत चौधरी जी यहाँ आए थे और कह रहे थे कि हम अपनी बात रखेंगे, हम अपने समाज के लड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। अब तो उनका दिल मोदी जी ने जीत लिया, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर दिल जीत लिया है तो एक बार दिल के जज्बातों से खेलना बंद करें, अपने समाज के लिए भी एक लाइन मोदी जी से आके बोल देना कि भैया हमारे जो समाज के लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ राजधानी में, उनको किसी तरह नौकरी देकर उनको यहाँ से विदा किया जाए। तो देखिए ये 605 दिन से लड़ाई चल रही है और अब क्या ही कहा जाए। बहुत से तो इसमें ऐसे भी हैं कि जो नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन अब इनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उम्र जो है ढलती जा रही है, नई भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर बात है यही एक अंतिम इनका चारा है, सहारा है। इसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि कभी तो इस काली रात की सुबह होगी।